मध्य एशिया में एक युवा राजकुमार सपने देखता था बड़े बड़े राज्यों के। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर यानी चीता। वो क्रूर विजेता तैमूर का वंशज था। बाबर को अपने पूर्वजों की महत्वाकांक्षा और युद्ध कौशल विरासत में मिला था, लेकिन बाबर को फरगाना में अपने छोटे से राज्य से ज्यादा की चाह थी। उसने दक्षिण की ओर देखा, हिंदुस्तान की दौलत की तरफ। भारत 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बंटा हुआ था। लोधी वंश द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी। बाबर ने एक मौका देखा अपना खुद का राज्य बनाने का। उसने अपने वफादार योद्धाओं को इकट्ठा किया जो अनगिनत मध्य एशियाई लड़ाइयों के अनुभवी थे। वे एक मजबूत सेना थी, अपने नेता के प्रति पूरी तरह समर्पित। बाबर ने उन्हें सोना, गौरव और इतिहास में अपना नाम लिखने का मौका देने का वादा किया। सफर बहुत कठिन था। बाबर ने खतरनाक पहाड़ी रास्तों और झुलसा देने वाले रेगिस्तानों को पार किया। उसे स्थानीय शासकों के विरोध का सामना करना पड़ा जो उसकी बढ़ती ताकत से डरते थे, लेकिन बाबर अडिग रहा। उसने अपने आदमियों को अपने पूर्वजों की जीत की कहानियों से प्रेरित किया। उसने उन्हें उनके सपनों से भी परे एक इनाम का वादा किया, दिल्ली का मयूर सिंहासन। बाबर के आगे बढ़ने की खबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी तक पहुंची। इब्राहिम एक घमंडी लेकिन आत्मसंतुष्ट शासक था। उसने युवा तैमूरी राजकुमार को कम करके आंका, उसे उत्तर का एक मामूली लुटेरा समझकर टाल दिया। ये एक घातक गलती साबित होगी। इब्राहिम ने एक विशाल सेना इकट्ठा की, अपने आकार और ताकत पर भरोसा करते हुए। वह बाबर का सामना करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा, उस भाग्य से अनजान जो उसका इंतजार कर रहा था। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में मिली, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो पहले से ही इतिहास में डूबा हुआ था। यहीं पर बाबर अपने गुप्त हथियार का इस्तेमाल करेगा, एक ऐसा हथियार जो भारतीय युद्ध के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। बाबर अपने साथ एक भयानक नया हथियार लाया था, तोपें। ये पहले के जमाने के कच्चे बम नहीं थे। ये तुर्क तोपें थीं जो कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई थीं, जो भारी पत्थर की गेंदों को विनाशकारी सटीकता के साथ फेंकने में सक्षम थीं। भारतीय सेनाओं ने ऐसे हथियार कभी नहीं देखे थे। वे पारंपरिक युद्ध पर, हाथियों और घुड़सवार सेना के हमलों पर निर्भर थे। उन्हें जल्द ही तलवारों और तीरों से बारूद का सामना करने की मूर्खता का पता चल जाएगा। युद्ध की पूर्व संध्या पर बाबर ने अपनी सेना को एक रक्षात्मक संरचना में व्यवस्थित किया। उसने अपने किनारों को एक साथ जंजीर से बंधे हुए वैगनों से सुरक्षित किया, जिससे एक अभेद्य बाधा पैदा हुई। इस बैरिकेड के पीछे उसने अपनी तोपों को तैनात किया, जो अपना प्रकोप अनलीस्ट करने के लिए तैयार थीं। बाबर खुद अपने आदमियों के बीच घोड़े पर सवार हुआ, उन्हें अपने साहस और आत्मविश्वास से प्रेरित किया। भाग 4, लोधी वंश का पतन। लड़ाई लोधी सेना के तीरों की बौछार से शुरू हुई। हजारों तीर बाबर की पंक्तियों पर बरसते ही आसमान काला हो गया, लेकिन तैमूरी योद्धा डटे रहे। उनकी ढालें तीरों को हटा रही थीं। फिर तोपें दहाड़ उठी। भारी पत्थर की गेंदों के लोधी रैंकों में टकराते ही धरती हिल गई। हाथी घबरा गए, अपने ही आदमियों को रौंदते हुए। घोड़े दहशत में उछल पड़े, अपने सवारों को नीचे गिराते हुए। बाबर ने अपना मौका देखकर पलटवार का आदेश दिया। उसकी घुड़सवार सेना आगे बढ़ी। उनके कटार धूप में चमक रहे थे। उन्होंने हतोत्साहित लोधी सैनिकों के बीच अपना रास्ता काट लिया, जो टूट गए और डर के मारे भाग गए। इब्राहिम लोधी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हार गया और मारा गया। उसकी मृत्यु ने लोधी वंश के अंत का प्रतीक था। भाग 5, एक नए युग की शुरुआत। पानीपत की लड़ाई बाबर के लिए एक निर्णायक जीत थी। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, जो भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। बाबर की जीत सिर्फ उसके बेहतर हथियारों के कारण नहीं थी, ये उसकी सैन्य प्रतिभा, उसके साहस और अपने आदमियों को प्रेरित करने की उसकी क्षमता का भी प्रमाण था। बाबर ने दिल्ली और आगरा को जीत लिया, मुगल शासन की नींव रखी। उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला होगा। एक ऐसा साम्राज्य
जो अपने धन, वैभव और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध होगा। फरगाना के बाबर की विरासत सदियों तक जीवित रहेगी, जिसने भारत की नियति को आकार दिया।